हेलो एवरीवन, दिस इज सुबोध कुमार सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो क्लास 11 के बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोई 9 के बच्चे हैं या 10 के बच्चे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को भी एस्थेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग 9 में 10 में मीन मीडियन मोड ये सब बनाते हैं, तो आप लोग के लिए भी ये थोड़ा सा कारगर साबित होगा। तो आप लोग भी देखेंगे और जो 11 के बच्चे हैं उनको तो देखना ही है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो भी बना रहा हूं। मैं एस्थेटिक्स के बारे में कुछ विशेष बात करूं उससे पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबों के समक्ष रखा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें और अपने हिसाब से टटोलें कि इन 4 प्रधानमंत्री में से आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है। मैंने यहां पर क्वेश्चन किया है आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री, और 4 ऑप्शन दे दिया है। किन्हीं का पसंद इन चारों के बाहर भी हो सकता है, तो खैर उसको छोड़ दें। इन्हीं 4 में से आप लोग अपने पसंद के प्रधानमंत्री को बताएंगे। ए में देख रहे हैं पंडित नेहरू जी हैं, दूसरे में इंदिरा गांधी जी, तीसरे में अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इन चारों में जिनकी जो पसंद है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि अभी मैं बताऊंगा एक छोटा सा इधर सर्वे के हिसाब से मैं बताऊंगा कि किनकी पसंद क्या है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि किनका नेहरू जी हैं, किनका इंदिरा जी हैं, किनका अटल जी हैं और किनके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिए। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया है। आप लोगों को लगता होगा कि सचमुच में सर कहीं जाकर के पूछे होंगे ये क्वेश्चन को, तो वैसा मैंने पूछा नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से हम यहाँ पर 100 आपके जैसे युवाओं का समूह में जाकर के मैंने क्वेश्चन पूछा था 100 युवाओं से, और उन युवाओं का जो आंसर था वो इस प्रकार से था। सबसे पहले मैं देखूं कि कितने बच्चों ने या कितने स्टूडेंट्स ने या कितने युवाओं ने अपने पसंद में पंडित नेहरू जी को रखा है। तो देखते हैं ए में कितने हैं। एक भी यहां 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ए के लिए कितने आ गए, 18 आ गए। समझ रहे हैं आप बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरा देखता हूं कितने लोगों ने, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में दें तब तक किनको कौन से प्रधानमंत्री ज्यादा पसंद है। बी में है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में देखते हैं। बी वाले को ऐसा करते हैं, सर्कल करते चले जाते हैं। 1 2, हो सकता है छूट भी जाए इस तरह से, 3 4 5 and 6 and 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 ही है, 10 ही है, ठीक। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30। ध्यान रहे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, सर्वे में कितना पाया, बी जो जवाब आया है, यानी कि बी पसंदीदा प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी के रूप में, कितने स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का। ध्यान रहे कितने स्टूडेंट्स का है, 30 स्टूडेंट्स का। उसके बाद सी में आते हैं, तो सी में 1 एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि सी के रूप में जो जवाब आया है वो आपका कितना हो गया, 18। अब तो इसमें आप पता कर सकते हैं, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन में आपके 44 होंगे। ऐसे काउंट करके आप लोग देख लेंगे, इस पे तो लिख किया हुआ है, आप लोग देखेंगे कि डी में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से आप काउंट करके देख लेंगे। तो हमारे ख्याल से 44 आना चाहिए जब इधर 56 हुआ। तो अब देखिए, ये जो एक तरह का सर्वे जो हम किए हैं, ये हमको एक डेटा मिला है, और ये डेटा जो है ये रॉ डेटा है, नहीं ये कच्चा आंकड़ा है। अब इन्हीं डेटा को फिर हम क्या करेंगे, यहां पर लाएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये हमारा ए में कितना आया था, 18 आया था। फिर बी में यानी इंदिरा गांधी के रूप में पसंद कितना था, 30 था। और सी के रूप में यानी अटल जी का पसंद ये भी 18 था। ए और सी बराबर है। और डी मोदी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर इस सर्वे में निकल करके आए हैं, ये हमारा आंकड़ा कह रहा है। यही आंकड़ा है, ये डेटा है, ये डेटा कह रहा है। इस डेटा को हम फिर क्या कर रहे हैं, यहां पर दिखा रहे हैं। तो एक तरह से ये अब एक टेबल हो गया, इधर नाम दिया हुआ है और कितने लोगों की पसंद, इनमें से कौन कितने हैं, तो वो इस तरह से जब हम अरेंज करते हैं तो ये एक तरह से एक टेबल हो गया, एक तालिका हो गया, एक सारणी हो गया। और देखिएगा आपको हम बताएंगे, सांख्यिकी का जो मीनिंग बताएंगे, यहां पर लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या को सांख्यिकी कहते हैं। यानी आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा जो है, इसको हम क्या किए, कलेक्ट किए, किसी से पूछ करके ही कलेक्ट किए होंगे। तो जिन जिन लोगों से पूछ रहा हूं मैं ये क्वेश्चन कि आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह से जवाब आ रहा है, तो ये हम एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। संकलन मतलब क्या होता है, कलेक्शन। और इसी को हम प्रस्तुत कर दिए इस रूप में। तो प्रस्तुतिकरण अलग अलग ढंग से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रस्तुतिकरण जो होता है वो अलग अलग ढंग से होता है। उसको हम टेबल में भी दिखा सकते हैं, डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। जैसे ये टेबल में हो गया, डायग्राम में भी हो सकता है। ऐसे एक बना सकते हैं, ये विड्थ चार्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा 44 आ रहा है, तो आप इस तरह से दिखाइए कि लगे कि ये सबसे ज्यादा है। ये हो जाएंगे आपका डी ऑप्शन, यानी मोदी जी का हो जाएगा। ये इसको 18 44 हो गया, ठीक है। और एक ले लेते हैं, इस रूप से ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, इस रूप से ले लेते हैं, यानी कि ये आपका एक तरह से हो जाएगा, ए हो जाए और ये सी हो जाए, और फिर ये आपका बी हो जाएगा। तो ये आपको एक तरह से क्या हो गया, विड्थ चार्ट हो गया। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, और इस तरह से दिखाए तो ये क्या हो गया, टेबल हो गया। तो यही है प्रस्तुतिकरण। ये आंकड़ा था, इसको हम कलेक्ट किए, संकलित किए,
यानी कलेक्शन हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको फिर से प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से किए तो ये टेबल हो गया, इस तरह से किए तो डायग्राम हो गया। और भी तरीका है, आप देखे होंगे। इस तरह से जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको इस तरह से दिखाएंगे, कम वाले को इस तरह से दिखाएंगे, और जो कम होगा उसको इस तरह से दिखाएंगे। तो इस तरह से दिखाया जाता है। दो ठो सेम सेम है तो इस तरह दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा को दिखा सकते हैं। तो ये सब किस में आएगा? रिप्रेजेंटेशन में आएगा। और उसके बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं, इस आंकड़े को एनालिसिस करेंगे, यानी कि इससे हम रिजल्ट जब ढूंढते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 44 आ रहा है, किसका? मोदी जी का आ रहा है। और इसी के आधार पर हम अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। रियल में अभी देश के समक्ष अगर देखा जाए इतिहास को शुरू से लेकर के अभी तक, तो अभी के नज़र में लोगों का जो पसंद है वो सबसे ज़्यादा कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आप व्याख्या कर सकते हैं। आप इसके बारे में आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अब मोदी जी ज़्यादा पॉपुलर निकले, तो इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसी डेटा को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट आप टेबल में भी कर सकते हैं, डायग्राम में भी कर सकते हैं। और उसी डेटा का फिर आप क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे। और उस एनालिसिस के आधार पर आप उस डेटा का क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, यानी कि इंटरप्रिटेशन करेंगे। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्टैटिक्स कर रहे हैं। यही स्टैटिक्स का डेफिनेशन है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत? आप लोग का क्या निकला कमेंट बॉक्स में तो आ ही जाएगा। अब रही बात, ये जो डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसकी आगे हम फिर व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर ये डेटा हमको चाहिए कि रियल में देश के समक्ष या देश के युवाओं में सबसे फेमस पॉपुलर कौन है, कौन प्रधानमंत्री है, तो हम ये खुद से सर्वे कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जा करके, शहरों में जा करके, गाँव में जा करके हम लोगों से पूछ सकते हैं, उनको ऑप्शन दे सकते हैं। और जो बोलते जाएंगे, मान लेते हैं किसी एक आदमी से बोले तो वो बोल दिया नहीं मेरा पसंद नेहरू जी हैं, तो ठीक है ए में टिक मारेंगे। कोई बोलेगा नहीं हमारा पसंद इंदिरा गांधी है, तो ठीक है उसको बी में मारेंगे। ऐसे करते जाएंगे और इस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन वो डेटा उसमें रॉ डेटा है, ठीक है। फिर उसको हम इस तरह से टेबल वगैरह में, डायग्राम वगैरह में ला करके अरेंज करेंगे, यानी उसका एक सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, तब फिर एनालिसिस करेंगे और तब अपना एक रिजल्ट पाएंगे। तो वो फिर पूर्ण रूप से स्टैटिक्स होगा। लेकिन इस तरह के डेटा संकलन यानी कलेक्ट करने का काम अगर मुझे चाहिए, इस तरह का आंसर चाहिए, और मैं खुद अगर इस तरह का काम करूं, डेटा कलेक्ट करने का काम करूं, तो वो डेटा जो होगा वो प्राइमरी डेटा होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह का डेटा होता है, एक प्राइमरी होता है, ठीक है, और दूसरा सेकेंडरी होता है। क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीय। तो यदि हम खुद से इस तरह का डेटा कलेक्ट करें तो ये कौन सा डेटा कहलाएगा? प्राइमरी डेटा कहलाएगा। और यदि किसी और के द्वारा अगर कलेक्टेड है, जैसे हम तो कोई मैगजीन से भी इस तरह का डेटा प्राप्त कर सकते हैं ना, इंटरनेट से हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी ऑफिस से हम प्राप्त कर सकते हैं, बुक से प्राप्त कर सकते हैं, तो उस तरह का डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, इस पर अलग वीडियो आएगा आगे। और कौन सा डेटा ज़्यादा अच्छा होता है, किस डेटा को कलेक्शन में क्या परेशानी होती है, उस पर विस्तृत व्याख्या, पूर्ण रूप से विश्लेषण हम आगे के वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हमको इससे हट करके स्टैटिक्स पर ही फोकस करना है कि आखिर स्टैटिक्स है क्या। तो स्टैटिक्स इसी तरह से आप समझिएगा कि डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को फिर प्रेजेंट करना है टेबल डायग्राम में, और उस डेटा का फिर क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि डेटा से निकल करके क्या आया है, और उस एनालिसिस के आधार पर हम अपनी बात फिर रखेंगे, यानी कि व्याख्या करेंगे। वही कहलाता है स्टैटिक्स। क्या स्टैटिक्स में कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखिए, स्टैटिक्स को आगे दो रूप में बताने का प्रयास किया गया। एक इन प्लूरल फॉर्म, बहुवचन के रूप में, और एक इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि एक वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। डेटा जो होता है ना,
कोई भी अगर डेटा है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि नंबर में होना चाहिए। देखिएगा डेटा दो तरह का होता है, ये तो हम बताए हुए प्राइमरी और सेकेंडरी बताए। एक अलग ढंग से अगर सोचिएगा तो एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, जैसे छोटा, बड़ा, कम, अधिक, इस तरह का जो होता है वो कहलाता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, वो नंबर में होता है, जैसे 10 है, 20 है, 25 है, 40 है। जैसे एक गांव की आबादी 100 है, उस 100 आबादी में 55 पुरुष हैं, 45 महिला है, फिर उसमें कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, उसकी भी संख्या होगी। तो वो जो नंबर आ रहा है वो क्वांटिटी के रूप में शो कर रहा है, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। और स्टैटिस्टिक्स जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा को ही लेकर चलता है। अगर क्वांटिटेटिव डेटा है भी, अगर क्वालिटेटिव डेटा है भी, तो उस क्वालिटेटिव डेटा को ये क्या करेगा, क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करेगा। गुणात्मक आंकड़े को किस में कन्वर्ट करेगा, संख्यात्मक आंकड़े में कन्वर्ट करेगा, मात्रात्मक, संख्यात्मक नहीं बोलिए तो मात्रात्मक आंकड़े में कन्वर्ट करेगा और तब जाकर के विश्लेषण करेगा। तो ये प्लूरल फॉर्म में जब हम आएंगे, स्टैटिस्टिक्स का व्याख्या करेंगे इन प्लूरल फॉर्म में, तो यहां लिखें इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसमें लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा का मतलब है कि संख्यात्मक आंकड़ा होना चाहिए, और वो भी आंकड़ा एग्रीगेट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, एग्रीगेट में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास है, इस क्लास में आपको टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, इन 70 स्टूडेंट्स में आपका 40 स्टूडेंट्स बॉयज है, 30 स्टूडेंट्स गर्ल्स है। तो ये टोटल की बात कर रहा है, नहीं ये भी टोटल में है कि टोटल स्टूडेंट्स इतना है, ये टोटल बॉयज इतना है, ये टोटल गर्ल्स इतना है। तो ये भी एक डेटा हो गया ना। और इस डेटा से फिर हमको क्या रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, गर्ल्स के कंपैरिजन में अभी भी बॉयज जो है स्कूलों में ज्यादा आते हैं, यानी कि अभी भी एजुकेशन के मामले में गर्ल्स कहीं बॉयज से पीछे हैं। तो ये डेटा से ही हम इस तरह के निष्कर्ष पर निकल पाते हैं। बिना डेटा का कुछ भी कहना संभव नहीं है। जितने भी लोग हैं, ये पॉलिटिक्स हो या एक्सपोर्ट्स हो या इकोनॉमिक सेक्टर की बात हो, सब जगह डेटा ही बताता है। आज अभी चाइना और आपको अमेरिका में या चाइना और इंडिया में टकरार की स्थिति है, तो कौन कितने मजबूत स्थिति में है वो डेटा बताएगा, तुरंत डेटा में आ जाएगा। भाई उसके पास कितने फाइटर प्लेन है, हमारे पास कितने फाइटर प्लेन्स हैं, उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके पास कितने टैंक हैं, हमारे पास कितने टैंक हैं। तो ये जब उसका भी डेटा आएगा कि इसके पास इतने मात्रा में फाइटर प्लेन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और मिसाइल है, आर्म फोर्सेस है, इंडिया के पास इतने हैं, जो फिगर आएगा वो तो संख्या में ही होगा, क्वांटिटी में ही होगा, और उस पर हम निष्कर्ष पर आ पाएंगे कि हाँ कौन मजबूत स्थिति में है। तो उस हिसाब से देखें तो चाइना तो जरूर मजबूत स्थिति में इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ये हम जो अभी कह पा रहे हैं कि चाइना मजबूत स्थिति में, तो किस आधार पर कह पा रहे हैं, डेटा के आधार पर ना। वहीं चाइना और जब अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा हो जाता है, फाइटर प्लेन ज्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से हम अमेरिका को क्या कह देते हैं कि वो बेहतर पोजीशन पर है। तो सब डेटा का खेल है, डेटा के आधार पर ही आप हर तरह का विश्लेषण और अपना इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या कर सकते हैं। तो डेटा होना किससे चाहिए, एग्रीगेट में आना चाहिए, टोटलिंग में, और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि वो नंबर में होना चाहिए, जो बता रहे हैं इस तरह का नंबर में होना चाहिए। और एक चीज और ले सकते हैं इसमें, एवरेज की भी बात कर सकते हैं, एवरेज में भी हो सकता है। एवरेज से भी हम बहुत कुछ निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो प्लेयर है, एक मान लेते हैं रोहित शर्मा है, एक विराट कोहली है। अब रोहित शर्मा का एवरेज स्कोर मान लेते हैं 45 है और इसका एवरेज स्कोर मान लेते हैं कि 48 है। तो अब ये एवरेज में हम पता कर पा रहे हैं क्या कि विराट कोहली क्या है, रोहित शर्मा से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो एवरेज में दिया हुआ था तभी ना, या
टोटल रन इसका रोहित शर्मा का भी दिया रहे, टोटल रन विराट कोहली का भी दिया रहे, टोटल मैच भी दिया हुआ रहे, तो उस हिसाब से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है। तो वो रन भी जो है वो क्या है, डेटा है। मैच भी क्या है, वो भी है क्या है, डेटा है। तो इस तरह से हम डेटा के आधार पर ही सब चीज कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप केवल डेटा के बारे में अगर विश्लेषण करेंगे तो वो कहलाएगा स्टैटिक्स इन प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब हम सिंगुलर फॉर्म में जाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा। अब ये डेटा को जो हम कलेक्ट करते हैं उसके अलग अलग मेथड होते हैं। ये जो अभी डेटा हम निकाल लिए हैं या कलेक्ट किए हैं तो इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मैंने 100 लोगों के बीच में ये सर्वे किया, देश में क्या 100 ही लोग हैं क्या? यहां तो करोड़ों में है, अरबों में लोग हैं, करोड़ क्या अरबों में है। 130 करोड़ से अधिक आबादी हो गई है देश की। तो अगर हम जा करके ये क्वेश्चन पूरे 130 करोड़ लोगों से पूछें तो वो एक अलग मेथड है। लेकिन 130 करोड़ के पास नहीं जा करके हम 1 लाख लोगों से जा करके पूछते हैं तो वो उसके आधार पर भी हम पता कर लेंगे कि देश में कौन पॉपुलर है। लेकिन 130 करोड़ में मात्र 1 लाख लोग को जो उठाए हैं तो ये एक तरह से सैंपल हो गया। क्या हो गया, ये सैंपल हो गया। और इस आधार पर हम जो है सो 1 लाख में देख लेंगे कि किसको कितने लोग लाइक कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से फिर हम क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे और अपनी व्याख्या कर लेंगे। तो ये सैंपलिंग मेथड हुआ। लेकिन प्रत्येक को अगर शामिल करें, 130 करोड़ लोग को शामिल करें इस सर्वे में कि कौन पॉपुलर है सबसे ज्यादा या पसंदीदा किनका ज्यादा है, तो वो कहलाएगा आपका सेंसस मेथड यानी जनगणना विधि। उसको संगणना विधि भी कहा जाता है। तो वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो आगे जाकर के हम पूरी व्याख्या करेंगे कि डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड है। लेकिन जो भी है, यदि हम ये करें इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा में अगर चलें यानी आंकड़ों के संकलन की विधियां, तो ये भी स्टैटिक्स है। लेकिन कौन फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। इसमें जो होगा कलेक्शन यानी संकलन, डेटा का जब कलेक्शन करेंगे तो उसके क्या मेथड है बताए, 2 मेथड है, एक सेंसस मेथड, दूसरा सैंपलिंग मेथड। फिर प्रेजेंटेशन करेंगे डेटा का, तो डेटा को प्रेजेंट आप टेबल में भी कर सकते हैं, डायग्राम में भी कर सकते हैं। डायग्राम में भी बहुत तरह का होता है, वृत्त के द्वारा दिखा सकते हैं और भी तरह तरह का होता है, उस चीज में दिखा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हुआ। और जो डेटा है उसका बाद में हम फिर एनालिसिस करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये एक तरह से मेथड है किस चीज का, डेटा कलेक्टिंग का, या कहिए एक सांख्यिकी का। सांख्यिकी तो एक तरह से विज्ञान भी है ना, ये साइंस है। सांख्यिकी इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये एक तरह से क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक मेथड है किसका, स्टैटिक्स का। बिना इन मेथड का आप स्टैटिक्स में कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी स्टैटिक्स कहलाता है, लेकिन ये क्या है, इन सिंगुलर फॉर्म। और इसमें केवल डेटा को अगर लेके चलेंगे तो ये कहलाएगा प्लूरल फॉर्म में। ये दोनों मीनिंग है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर आपका ये है इन सिंगुलर फॉर्म में। और इसी के आधार पर हमने यहां पर डिफिनेशन दिया है स्टैटिक्स का, कि स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी आंकड़े का संकलन करना यानी कलेक्ट करना और फिर उसको प्रस्तुत करना टेबल डायग्राम में, और फिर विश्लेषण करके व्याख्या करना। ये क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है। स्टैटिक्स में हम डेटा का जो स्टडी करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। यानी मात्रात्मक आंकड़ा होना चाहिए, गुणात्मक नहीं होना चाहिए। मात्रात्मक में क्या होता है, इस तरह संख्या में रहेगा, 70, 40, 30 इस तरह से संख्या में रहेगा। और गुणात्मक में क्या होता है, वो क्वालिटी बताता है, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, इस तरह का होता है। तो इसका स्टैटिक्स में जगह नहीं है। हाँ, इसको फिर क्या किया जा सकता है, क्वांटिटी में बदला जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ऊंचाई की बात है, 100 बच्चों का हाइट मापा गया, तो आप देख लेंगे कि 6 फीट वाले कितने हैं। तो 6 फीट वाले मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स हो गए, तो 20 जो आया वो फिर नंबर में आ गया ना। तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किए ना। यानी कि वो तो क्या हो गया,
क्वांटिटिव हो गया, तो क्वांटिटिव डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर? और ये सब चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि वो एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए, टोटलिंग के हिसाब से चलेंगे, न्यूमेरिकल में तो होगा ही, एवरेज में भी हो सकता है। ये सब आपका स्टैटिक्स का एक तरह से क्या हो गया, विशेषता हो गया। क्लियर? और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज जान लीजिए कि स्टैटिक्स का फादर कौन है। स्टैटिक्स का फादर कौन है उसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। और एक चीज देख लीजिए, सांख्यिकी के जनक, सांख्यिकी के जनक इसको जान लीजिए, इसका है गॉटफ्राइड एचेनवाल। ठीक है, गॉटफ्राइड एचेनवाल, इंग्लिश में भी थोड़ा देख लीजिए, गॉटफ्राइड एचेनवाल, ये आपका हो गया इसका सांख्यिकी के जनक, फादर ऑफ स्टैटिक्स। और इंडिया के कंसेप्ट में देखिएगा, इंडिया के रिगार्डिंग, तो इसमें आपका आ जाएगा पीसी महालोनोविस, ये आपका इंडिया का सांख्यिकी का फादर कहलाता है। तो ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर देखिएगा तो ये जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स जो है लैटिन वर्ड स्टेटस से बना है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम देता है, हालांकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही करना ही है, जिसका मतलब होता है राजकीय स्थिति। यानी कि ये पुराने समय में इसका इस्तेमाल होता था कि हाँ एक राज्य की स्थिति क्या है, सैनिक कितना है, कितना वहाँ पर लोगों की संख्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब चीज़ की पूरी स्थिति का जब आकलन होता था तो उसको स्टैटिक्स के अंतर्गत रखा जाता था। और इसका मतलब स्टेटस, ये लैटिन वर्ड है। तो ये ज़्यादा नहीं, केवल हम जो आप लोग को बताए थोड़ा सा ये देखिएगा कि स्टैटिक्स है क्या, इसके मीनिंग के हिसाब से काम कीजिएगा। आज हमको यहीं पर आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।